मीथेन गैस का फॉर्मूला क्या होता है ये पढ़ा था। मीथेन गैस का मॉलिक्यूलर मास क्या है, कहाँ पे किस फॉर्म में पाई जाती है नेचुरली, और कैसे आप उसे बना सकते हो, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ एग्जिस्ट करती हैं फिज़िकल वाली, इन सारी चीज़ों पे बातचीत की थी। हर चीज़ के दो पैरामीटर्स होते हैं, उसके पास उसकी अपनी खुद की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं और उसके पास अपनी खुद की केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी हम लोग कल पढ़ चुके हैं, आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, केमिकल प्रॉपर्टीज़। किसी भी चीज़ की केमिकल प्रॉपर्टीज़ का कोई लिमिटेड अंत नहीं है कि हमारी बुक में 2 केमिकल प्रॉपर्टीज़ लिख कर दी है तो 2 ही होंगी। बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, बल्कि इतनी होती हैं कि तुम मीथेन के ऊपर एक बुक लिख सकते हो, इतनी ज़्यादा होंगी। तो क्या इतनी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमें नहीं पढ़ना? नहीं, हमें नहीं पढ़ना। हमें बहुत ही कॉमन प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, एकदम सिंपल, क्योंकि अभी हम 9th स्टैंडर्ड में हैं, हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो बस ऊपर ऊपर से हम लोग उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देख रहे हैं और कुछ भी नहीं। तो सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी ये है कि मीथेन एक हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन का मतलब एक ऐसा कंपाउंड जो किससे बना हुआ रहता है, कार्बन और हाइड्रोजन से बना होता है। ठीक है, एक मिनट, तुम्हारी इंक्लूसिव क्लास और एक्सक्लूसिव तो सेम ही है। मैंने तुमसे कौन सी वाली क्लास बनाने के लिए कहा था? इंक्लूसिव। मैं अभी सिर्फ एक्सक्लूसिव चेक कर रही हूँ, इंक्लूसिव में बाद में बताऊँगी कैसे करना है। इंक्लूसिव में अभी नहीं देख रही हूँ। सेकेंड वाला क्वेश्चन भी एक्सक्लूसिव के लिए करके रखो। खैर, तो हाइड्रोकार्बन मतलब ऐसे कंपाउंड्स जो जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है। तो भाई CH4 भी आपका सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन है, कल ही हमने इसकी मार्किंग की थी। नेचर में मेजॉरिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को जब हम जलाते हैं, जलाने पर ये 4 चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले तो आप किसी भी हाइड्रोकार्बन को जलाओ, जलाने के लिए किसी भी चीज़ के लिए जलाने के लिए क्या सबसे इम्पॉर्टेंट होता है? ऑक्सीजन। बचपन में वो एक्सपेरिमेंट किया होगा कि एक कैंडल है, बड़े खुशी खुशी जल रही है, फिर उसके ऊपर तुमने कांच का वो बाउल रख दिया, तो धीरे धीरे वो कैंडल क्या हो गई, बुझ गई। इससे क्या समझ में आता है कि ऑक्सीजन इज़ नेसेसरी फॉर कंबशन। अगर आप किसी चीज़ को जलाना चाहते हो, कंबस्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए ऑक्सीजन क्या होता है, आवश्यक होता है। इससे ये समझ में आता है। तो अगर तुम मीथेन गैस को जलाओ या दुनिया के किसी भी हाइड्रोकार्बन को जलाओ, कंबशन करने के लिए उनके साथ किसका होना ज़रूरी होता है? O2 का। इसीलिए अपनी बुक में केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाओ, जो केमिकल रिएक्शन दी उस केमिकल रिएक्शन को देखो। CH4 के साथ क्या लिख के दिया उन्होंने? O2। 2O2 मत पढ़ो, वहाँ पे जो ये 2 वर्ड इस्तेमाल हुआ है ना, ये बैलेंसिंग के लिए इस्तेमाल हुआ है। रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, ये 10th क्लास का पार्ट है। फिलहाल अभी जो इम्पॉर्टेंट काम है वो देखो कि CH4 के साथ क्या इस्तेमाल हुआ है? O2। तो वहाँ पे जो ये O2 इस्तेमाल हुआ है, इस O2 की मतलब यूटिलिटी क्या है, उसका नीड क्या है कि O2 इज़ नेसेसरी फॉर कंबशन। ये सपोर्ट करता है, किस चीज़ को सपोर्ट करता है? कंबशन के लिए। चाहे इस चैप्टर में पढ़ो या दुनिया के किसी भी चैप्टर में पढ़ो, जब भी आप कभी भी किसी भी चीज़ को जलाओगे, जलाने के साथ साथ हमेशा आपको लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट के पास हमेशा क्या मिलेगा? O2। O2 ये बताता है कि उस चीज़ को क्या किया जा रहा है? जलाया जा रहा है। क्या एक बार भेजे में गई? तो आपने किसको जलाया? आपने मीथेन को जलाया। मीथेन किससे बनी हुई होती है? 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन। जब कार्बन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलेगा तो जलकर वो बनाता है CO2। क्या बनाता है जलकर वो? CO2। हमेशा, चाहे ज़रूरी नहीं कि मीथेन को जला रहे हो मैडम इसलिए CO2 बनेगा। दुनिया का कोई भी हाइड्रोकार्बन जिसके पास क्या मौजूद है? कार्बन। कार्बन हमेशा जलने पर क्या प्रोड्यूस करेगा? CO2। और हाइड्रोजन हमेशा जलने पर क्या प्रोड्यूस करेगा? H2 हमेशा। तो क्योंकि अभी आपके मीथेन के पास कार्बन भी है, इसीलिए उसने CO2 भी प्रोड्यूस किया, और क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन भी है तो उसका हाइड्रोजन जलने के बाद क्या बना लेगा? बोलो, H2। क्या ये डिफरेंस समझ में आ रहा है भाई? क्योंकि मेरे मीथेन के पास कार्बन है तो कार्बन ने जल के क्या बनाया? CO2। और क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन भी है तो उसने जल के क्या बना लिया? H2O। इसीलिए तुम्हें देखो राइट साइड में एरो के उस तरफ प्रोडक्ट के पास क्या देखने को मिल रहा है? CO2 प्लस क्या देखने को मिल रहा है?
H2O। क्या ये बात समझ में आई? किसी भी हाइड्रोकार्बन को जलाओगे, हाइड्रोकार्बन को जलने के बाद हमेशा क्या प्रोड्यूस करना है? CO2 और H2O। क्योंकि हाइड्रोकार्बन का मतलब ही है कि हम किससे बने हुए हैं? हाइड्रोजन से और कार्बन से। हो सकता है इनके पास इनके अलावा भी कुछ और हो, जैसे नाइट्रोजन हो, सल्फर हो, वगैरह वगैरह, बट हाइड्रोजन और कार्बन का होना तो कंपलसरी है, वो होंगे ही होंगे। अब क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन कंपलसरी होंगे, सो देयरफॉर आप लोगों को हमेशा, बोलो क्या मिलेगा? हमेशा क्या मिलने वाला है वहाँ पर? हमेशा CO2 मिलेगा और हमेशा क्या मिलेगा? H2O मिलेगा, हमेशा। अब जब हम किसी हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं तो जलाने पे आपको हमेशा हीट मिलती है। लकड़ी जलाते हो, आग मिलती है जिससे हम लोग खाना वाना बनाते हैं। कोयला जलाते हो, हीट मिलती है भाई, उसमें भी हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं खाना बनाने के लिए, रेलगाड़ी चलाने के लिए। पेट्रोल जलता है, डीजल जलता है। चलो पीयूष क्वेश्चन के लिए ले आओ। पेट्रोल जलता है, डीजल जलता है, कैरोसिन जलता है, ये भी हमको क्या प्रोड्यूस करके देते हैं? हीट प्रोड्यूस करके देते हैं। तो हाइड्रोकार्बन जब जलता है तो हीट प्रोड्यूस होगी, ये बात कंफर्म है। हो सकता है किसी हाइड्रोकार्बन के जलने से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो, किसी के जलने से कम प्रोड्यूस हो, ये हो सकता है। क्यों नहीं मैडम, पेट्रोल में तो ना इतना पेट्रोल यूज़ करने पे इतनी हीट मिलती है, लेकिन इतना कैरोसिन यूज़ करने पे इतनी हीट मिलती है। वो हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है हीट का क्वांटिटी, बट हीट मिलेगा ज़रूर। तो देखो वहाँ पे उसने वहाँ पे साथ में क्या लिख के रखा है? हीट। अब हीट का क्योंकि कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसीलिए उस चीज़ को उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कैसे लिख के रख दिया? प्लस हीट। अब दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लाइट। जब हम लकड़ी जलाते हैं, चूल्हा जलाते हैं, तो जहाँ आप लकड़ी जला रहे हो उसके आजू बाजू का जो एरिया है उसमें रोशनी होती कि नहीं होती? दिया जलाते हैं, दिए से भी रोशनी हो जाती है। मतलब ये हाइड्रोकार्बन जलने के बाद CO2 प्रोड्यूस कर रहे हैं, H2O प्रोड्यूस कर रहे हैं, हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, एज वेल एज लाइट भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन घर में इस्तेमाल होने वाला LPG सिलेंडर में जब कभी लेट से घर में लाइट चली गई, किचन में खाना बन रहा है, गैस ऑन है, गैस से जो फ्लेम निकलती है ब्लू कलर की निकलती है, क्या उससे किचन भी ब्लू कलर का होता है क्या? एक ढेला रोशनी नहीं मिलती, बल्कि तो जो जिस बर्तन में खाना बना रहे हो उसको तक रोशनी नहीं मिलती। यानी कि हर हाइड्रोकार्बन जलने के बाद लाइट प्रोड्यूस नहीं करता। कुछ हाइड्रोकार्बन लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं और कुछ हाइड्रोकार्बन लाइट प्रोड्यूस नहीं करते हैं, राइट? तो ऐसे केस में हमारे पास जो मीथेन है, ये मीथेन कैसा हाइड्रोकार्बन है? देखो क्या उसने अपनी बुक में लाइट वर्ड का इस्तेमाल किया है क्या? नहीं, ये लाइट प्रोड्यूस नहीं करता। ये जब जलता है तो घर में जलने वाले LPG सिलेंडर के जैसे जलता है। ऊपर देखो वहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, इट बर्न्स विथ ऑक्सीजन टू गिव अ ब्लूइश फ्लेम। दिखा ब्लूइश फ्लेम, उसको अंडरलाइन कर लो, ब्लूइश फ्लेम को। हाँ बिल्कुल, वो क्वेश्चन में एरर है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी फ्लेम है? ब्लूइश फ्लेम है। फिर मैंने क्या कहा था कि हर हाइड्रोकार्बन जलेगा तो कुछ ना कुछ अमाउंट में क्या प्रोड्यूस करेगा? हीट। हो सकता है कभी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करे, कभी कम हीट प्रोड्यूस करे। अब हमें कैसे पता कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा? तो जब तुम बड़े हो जाओगे, क्लास 12th में आओगे, तो कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है, हीट को नापा कैसे जाता है, ये सारी चीज़ें तुम्हारे सिलेबस में रहेंगी। फ़िलहाल तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बस तुम्हारे बुक वाले ने बता दिया है कि अगर आप मीथेन को जलाओगे तो आपको उसको जलाने पर कितनी हीट निकल कर आएगी बाहर? 213। अब एक यूनिट लिखी है, यूनिट दिख रही है, कुछ तो लिखा है, K मतलब किलो, चार्ट बना लो, और CAL मतलब कैलोरी। जैसे तुम चिप्स का पैकेट खरीदो, बिस्किट का पैकेट खरीदो, उनके पीछे भी लिखा रहता है कि इस एक चिप्स को खाने से या इस पूरे पैकेट को खाने से हमारी बॉडी को इतनी कैलोरीज मिलेगी। फिर वो ऐसा जो स्लैश लिखा है, उस स्लैश को हम लोग बोलते हैं पर, और MOL मतलब मोल। तो हीट की यूनिट क्या हो गई? किलो कैलोरी पर मोल। यानी कि अगर आप मीथेन गैस का 1 मोल जलाते हो तो 1 मोल जलने पे कितनी हीट प्रोड्यूस करता है? वो 213। और मीथेन बर्न्स कंप्लीटली, ये भी अंडरलाइन कर लो,
ये बर्न्स कम्प्लीटली का मतलब ये होता है कि जब हमारे घर में एलपीजी सिलेंडर जलता है तो एलपीजी सिलेंडर में खाना बन जाने के बाद क्या तुम्हें अपने गैस के चूल्हे पर कोई राख कुछ दिखता है क्या? अगर तुम कोयले को या लकड़ी को जलाओगे तो क्या तुम्हें लकड़ी या कोयले के जल जाने के बाद राख मिलती है? दिस शोज दैट कि कोयला आपका कंप्लीटली जलने वाला पदार्थ नहीं है। और घर में जो एलपीजी सिलेंडर हो रहा है ये क्लीन फ्यूल है, मतलब ना तो ये कोई स्मोक प्रोड्यूस कर रहा है ना ही कोई लेफ्ट ओवर। तो वैसी मीथेन गैस है, ये भी कंप्लीटली बर्न हो जाता है। और पॉइंट 1 जहाँ से शुरू हुआ है उसी पॉइंट 1 की स्टार्टिंग में लिख दिया है कि हाईली इन्फ्लेमेबल है, मतलब ये तुरंत आग पकड़ लेगा। कई बार अपन रोड पे ट्रैवल करते हैं, बड़े बड़े ट्रक्स जा रहे होते हैं, उसके पीछे लिखा रहता है कीप सेफ डिस्टेंस, इन्फ्लेमेबल लिक्विड, हाईली एक्सप्लोसिव, मतलब तुरंत ये आग पकड़ लेंगे, तुरंत ये क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे, इनको जलने में वक्त नहीं लगेगा। तो मीथेन उन्हीं में से। तो मीथेन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या आ गया, हाईली इन्फ्लेमेबल, ब्लूइश कलर की फ्लेम प्रोड्यूस करेगा, एक क्लीन फ्यूल है, इसका 1 मोल जलाने पे आपको कितनी हीट मिलेगी, 213 किलो कैलोरी पर मोल। और जलने के बाद ये क्या प्रोड्यूस करता है, CO2 और H2O तो प्रोड्यूस करना इनके डीएनए में है, हम तो करेंगे ही करेंगे। हीट भी ये प्रोड्यूस करते ही, हो सकता है कोई ज़्यादा हीट करे, कोई उसमें हो सकता है कम हीट करे, लेकिन लाइट ऑप्शनल है। कुछ लोग लाइट प्रोड्यूस करते हैं और कुछ लोग लाइट प्रोड्यूस, तो क्या ये मीथेन गैस लाइट प्रोड्यूस करती है? नहीं। लाइट प्रोड्यूस करने का मतलब होता है कि जब इनको जलाओ तो पूरे कमरे में रोशनी फैल जानी चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं मैडम ब्लू ब्लू तो दिख रहा है ना। लाइट का मतलब ऐसे अपन ने दिया जलाया, दिया ऐसे रोशनी हो जाती है, उससे कहते हैं लाइट प्रोड्यूस करना। तुमने लकड़ी जलाई, उससे पूरे कमरे में रोशनी हो जाती है, उससे कहते हैं लाइट प्रोड्यूस करना। घर में जाके गैस जलाओ, क्या उससे अंधेरे कमरे में रोशनी होती है कभी? तो वो लाइट नहीं होती। तो सिमिलरली मीथेन गैस भी लाइट प्रोड्यूस नहीं करती। एक बार देख लो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के पॉइंट नंबर 1 में, उसमें अगर कोई डाउट नहीं है तो बताओ, फिर अपन नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ते हैं क्लोरीनेशन। लो 21 से 23, चलो बहुत बढ़िया। ये तुमने एक्सक्लूसिव क्लासेस बनाई है ना, अब तुम्हें इसकी कौन सी क्लासेस बनानी है, इंक्लूसिव। तुम बना के लाए थे, तुमने 0 से 10 रखा, कितने का गैप है देखो, 10 का गैप। और 11 से 20 के बीच में कितने का गैप आ रहा है। फिर क्लासेस ऐसी बनाओ कि वो क्या होनी चाहिए, हाँ, तो इसको क्या रखोगे, 1 से लेकर 10, ये कर सकते हो। बात मेरी समझ में आ रही है? ठीक है, अच्छा रुको, इसको बना लो, इसको बना लो, फिर डन। फिर एक बार देख लो कि कुछ बाकी रह गया चैप्टर में, तो ठीक, देख लो एक बार शांति से, सुकून से। बड़े नेक्स्ट। अच्छा मार्क्स क्या हैं तुम्हारे? मैथ्स में 19। कितने में से? 25 में से 19। इस बार कम क्यों हुए भाई? टाइम कम मिला। ऐसे कैसे हो सकता है टाइम कम मिला, पॉसिबल ही नहीं है। तो मैम 2 पीरियड मिलते थे हर बार, इस बार एक ही पीरियड मिला। तो फिर तो फिर क्लास में किसी को भी आउट ऑफ नहीं आने चाहिए, आए तो होंगे, नहीं है ऐसा कैसे हो सकता है? मैम, किसी को भी नहीं है। तो हाईएस्ट कितने आए? 21। हाँ, तो फिर उसको 2 मार्क कैसे ज़्यादा आ गए? ऐसा नहीं होता। तुम लोगों को जब भी नंबर कम आते हैं तुम लोग हमेशा टीचर पे मिस्टेक मर देते हो, टाइम कम मिला, पेपर जल्दी ले लिया, पेपर लेट दिया, ये तुम लोगों के फेवरेट बहाने। अच्छा, और साइंस का क्या हाल चाल है? 21। अच्छा, उस समय टाइम कम मिला था? नहीं, अच्छा क्वेश्चन सुनिए। अच्छा, उसमें क्वेश्चन छूट गए थे। चल, कुछ तो नया है। और सबसे लोएस्ट किस में प्राप्त किए हो? SST अरे बाप रे, कितने 10। हैं? पासिंग कितना होता है भाई? हाँ। अच्छा, पास हो गया बोलना बस, बाउंड्री। ऐसा क्यों? पेपर आधा ही दिया होगा। नहीं मैम ने देखा मैम ने, हाँ? मैम ने पता 2 पीरियड के इससे पेपर बनाए थे, सर ने एक ही पीरियड दिया। तुम लोग तो आधा तो पेपर सॉल्व होना चाहिए ना, 25 का कम से कम 12-15 नंबर तो लाने थे, ये तो 10 तो बहुत ही कम हो गए हैं। तुम लोग तो एकदम झूठे हो 1 नंबर के। ये मार्क्स मैडम ने निकम दिया। खैर करो, अपनी स्पीड बढ़ाओ प्रथम,
ठीक है, टीचर पे ब्लेम मत डालो। क्या है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, क्या है क्लोरीनेशन। अब जब तुम बड़े हो जाओगे ना तो क्लोरीनेशन 10th में तुम वापस फिर से पढ़ोगे, वहाँ पे अगेन एक चैप्टर आता है कार्बन कंपाउंड्स, तो खैर वहाँ पे भी यही सेम चीज़ पढ़ने वाले हो। और जब 11th-12th में जाओगे तो इस क्लोरीनेशन को वापस पढ़ोगे, लेकिन 11th-12th में यही क्लोरीनेशन पढ़ा जाता है एकदम डिटेल में, कैसे होता है, क्या मैकेनिज्म है, क्यों होगा, कब रुकेगा, वगैरह वगैरह। अभी तुम्हारी बुक में क्लोरीनेशन के नाम पर बस एक सादा सिंपल सा मजाक करके दिया है, जैसे कि क्या बोल रहा है कि टेम्परेचर इस रिएक्शन को करवाने के लिए कितना चाहिए, 250 डिग्री सेल्सियस से लगभग 400 डिग्री सेल्सियस। क्लोरीनेशन तभी होती है जब इसको टेम्परेचर के अलावा सूरज की रोशनी मिले, तो ये अल्ट्रावायलेट लाइट इसको नेसेसरी होती है। अच्छा, अगर तुमने ये दोनों चीज़ें दे दी तो इन दोनों चीज़ों को देने के बाद एक्चुअल में क्या होता है, तो मीथेन का फॉर्मूला क्या है बताओ, CH4, एक कार्बन और कितने हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। इसको इस बार हम लोग रिएक्ट करवा रहे हैं किसके साथ, क्लोरीन के साथ। क्लोरीन का खुद का फॉर्मूला क्या होता है, Cl2। जरा एरो के बाद प्रोडक्ट में देखो, प्रोडक्ट में क्या दिख रहा है तुमको, पहले मतलब क्लोरीन जो है आपके पास, जो मीथेन है उसके पास कितने हाइड्रोजन थे, 4। अब कितने हाइड्रोजन बचे, 3, और उस चौथे हाइड्रोजन के बदले कौन आ गया, Cl। यानी कि क्लोरीनेशन एक वो रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन को हटा दिया जाता है और बदले में क्लोरीन अंदर आ जाता है। अब तुम्हारी बुक में क्लोरीनेशन की सिर्फ और सिर्फ उतनी सी रिएक्शन दी है, एक्चुअल में क्लोरीनेशन रुकता नहीं है। अगर एक बार शुरू हो जाए तो इसको रोकना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। इसमें जैसे भी एक हाइड्रोजन कम हुआ, कितने बचे, 3, उसको और लालच आती है, क्या है 3 का कितना कर दें, फिर 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन, फिर हाइड्रोजन कितने हो जाते हैं, 1, और क्लोरीन कितना, फिर हाइड्रोजन कितने जाते हैं और क्लोरीन कितने, 4, और फिर ये रिएक्शन रुक जाती है। कब, जब वो सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देती है, बोलो किससे, क्लोरीन से। तो क्लोरीनेशन का मतलब ही क्या है, किसी भी हाइड्रोकार्बन में, ज़रूरी नहीं है मीथेन में, किसी भी हाइड्रोकार्बन में जब आप हाइड्रोजन को रिप्लेस करते जाते हो किससे, क्लोरीन से, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरीनेशन। खत्म। बस देख लो भाई, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आ जाओ अपने बायोगैस प्लांट में। डन, चैप्टर कंप्लीट। तुम्हारा अलजेब्रा में क्या बाकी है, फाइनेंशियल प्लानिंग। तुम लोगों का फाइनेंशियल प्लानिंग पढ़ा के हो चुका है, हो गया भाई, इनका तो हो गया है। रोहित, मेरी ना 6:30 को क्लासेस ख़त्म हो जाती हैं एक्चुअल में, मतलब 6:30 को मैं क्लास में ओवर कर देती हूँ, उसके बाद फिर मेरी 8 बजे की क्लास रहती है, तो 6:30 to 8 वो मेरा टाइमिंग रहता है थोड़ा सा अपना पर्सनल। तुम अगर आओगे तो उसमें मैं तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट से ऊपर टाइम दे नहीं पाऊँगी, तो एक काम करो 6 बजे मत आओ, कोई इशू नहीं है, कल आ जाना, ठीक है। चलो आगे बायोगैस प्लांट में। गगन, मुझे 11th क्लास की केमिस्ट्री के चैप्टर्स की लिस्ट भेजो, मुझे याद नहीं आ रहे हैं एकदम सीक्वेंस में चैप्टर्स फिलहाल, और जो हो गए उनके सामने टिक भी मार देना ताकि पता चल जाए कि तुम्हारा पेंडिंग क्या है। खैर, आ जाओ भाई बायोगैस प्लांट में। बायोगैस प्लांट बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है भाई, मेरे हिसाब से तो जो रोज़ कचरा इकट्ठा करके जाती है उसको तो ये सारे कचरे को किसी डंपिंग यार्ड में फेंकने के बजाय प्रॉपर्ली इसी तरीके के बायोगैस प्लांट्स में जाके फेंकना चाहिए। इससे 2 फ़ायदे हो सकते हैं। पहला, जैसा कि इसका नाम है कि ये कौन है भाई, एक बायोगैस प्लांट, तो आपको ये रिटर्न में क्या बना के देगी, बायोगैस बना कर देगी। या तो आप उस बायोगैस को पाइप्स के वाया नियर बाय एरिया में सप्लाई कर सकते हो जिसको लोग एज अ फ्यूल यूज़ कर सकें, या फिर
उसे कंटेनर्स में स्टोर करके आप उसको सेल भी कर सकते हो आजू बाजू के लोकेलिटीज़ को, या गांव में जहाँ पे एलपीजी सिलेंडर्स क्या होते हैं, पॉसिबल नहीं है, रूल बहुत ही ज़्यादा इंटीरियर एरियाज़ में कहीं पे भी। और दूसरा, सिर्फ गैस नहीं बनती है इस प्रोसेस में, इस प्रोसेस में साथ ही साथ में और क्या बन के निकल के आता है बाहर, खाद। जो खाद हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है, किस पर्पस के लिए बताओ, हम लोगों के फार्मिंग के लिए। अब जो बेचारे किसान लोग होते हैं, ये किसान लोग एक्चुअल में क्या करते हैं, खाद पड़ती है थोड़ी सी महंगी, क्योंकि खाद को बनाने में भी क्या लगता है, वक्त लगता है, राइट। लेकिन इसका कभी भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, किस चीज़ पे, ज़मीन पर या फिर प्लांट्स पर। इसके ऑप्शन में उनके पास दूसरी चीज़ क्या होती है, हार्मफुल केमिकल से बना हुआ फर्टिलाइजर्स। वो इन पर्टिकुलर फर्टिलाइजर्स को इस्तेमाल करते हैं, जिससे इनको प्लांट्स में, पर्टिकुलर प्लांट्स में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है। उन्हें लगता है कि अरे वाह, हमारा पौधा कितनी अच्छी सब्जियां दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। बट रियलिटी में लॉन्ग टर्म में ये बेचारे प्लांट्स को बोलो क्या कर देते हैं, ज़मीन को भी ख़राब करते हैं, और यही हार्मफुल केमिकल्स हमारी बॉडी में क्या हो जाते हैं, एंटर हो जाते हैं। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? तो अगर ये खाद बायोगैस प्लांट में बनेगी तो गैस के अलावा जो सबसे अच्छी चीज़ रहेगी वो क्या रहेगी बताओ, खाद। खाद को भी गवर्नमेंट या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या कर सकती है, सप्लाई कर सकती है। इससे हम लोगों की ज़मीन पे कचरा इकट्ठा नहीं होगा। अगर किसी भी जगह पे बताओ कचरा इकट्ठा होने लगता है तो वो उस जगह पे पोल्यूशन क्रिएट करता है कि नहीं करता है। मक्खियाँ भिन भिन आती हैं, फिर उन मक्खियों से अलग अलग प्रकार की बीमारियाँ इंसानों में फैलती हैं, वाटर बॉर्न डिसीज़ हो जाती है, सॉइल पोल्यूशन अलग हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों से मिटा जा सकता है कि अगर एक व्यक्ति सिटी एरियाज़ में जो ये कचरा गाड़ी आती है, जो हरा कचरा, नीला कचरा, ऐसे बड़ा भाई खुशी खुशी चीख के बोलती है अलग अलग डालो, तो इस अलग अलग हम तो अलग अलग डाल देते हैं। हमारे अलग अलग डालने के बाद इन लोगों ने किसी डंपिंग यार्ड में आकर इसको फेंकने के बजाय, क्योंकि मैंने रियलिटी में 3 डंपिंग यार्ड्स में अभी तक देख चुकी हूँ, एक नागपुर में, एक रायपुर में और एक भोपाल में, और तीनों डंपिंग यार्ड्स में मुझको कहीं भी कोई बायोगैस प्लांट नहीं दिखता, सिर्फ बड़ा सा कचरे का ढेर दिखता है। इस कचरे का ढेर ये बताता है कि हम लोग रोज़ कचरा फेंकते हैं, और ये रोज़ कचरा बोलो कहाँ जाता है, आप लोगों का उस डंपिंग यार्ड में बस क्या कर दिया जाता है, जाके फेंक दिया जाता है, और कुछ नहीं होता। तो ये बायोगैस प्लांट इन सारी समस्याओं का क्या है, निदान। तब थोड़ा पढ़ लेते हैं कि बायोगैस प्लांट में कौन कौन सा कचरा डालना अलाउड है और कौन कौन सा कचरा डालना अलाउड नहीं। सबसे पहले बायोगैस प्लांट में आप वही कचरा डालोगे जिस पर्टिकुलर कचरे का डिकम्पोजिशन हो सकता है, जो कचरा डिकम्पोज होता है। जैसे कि कौन कौन सा कचरा डिकम्पोज हो सकता है, पत्ती, घर में कोई सब्जी वब्जी तुमने छीली है, वो सब्जी के छिलके, कोई बचा हुआ खाना, रोटी टाइप की चीज़ें, ये सब आप अपने बायोगैस प्लांट में डाल सकते हो। एनिमल डंग, काउ डंग, कुछ भी ऐसी चीज़ आप अपने बायोगैस प्लांट में डाल दो। फिर आगे उसने ये बोला है कि बायोगैस प्लांट को बनाया कैसे जाता है। बायोगैस प्लांट को बनाने के लिए आपको ज़मीन में एक गड्ढा करना होता है, जो कि डायग्राम में साफ साफ दिख रहा है कि गड्ढा किया जा रहा है। उसके अलावा गड्ढा जब तुम कर लेते हो, गड्ढा कर लेने के बाद उस पर्टिकुलर गड्ढे के अंदर पॉलीथीन डाली जाती है, जो कि इसमें बुक में बताया नहीं है, बट डाली जाती है। रीज़न, सॉइल पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, सॉइल पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, इसीलिए पन्नी डाल दी जाती है। नोट अगर लाई हो तो ही अंदर आना, और वैसे भी अभी तुम्हारा टाइमिंग नहीं है, 4 बजे बैठो, क्योंकि भाई बात करने का बड़ा शौक है, तो करो बात, आराम से बैठो आज के दिन, तब देखेंगे क्या करते हो। खैर, तो सॉइल पोल्यूशन ताकि नहीं होना चाहिए, इसलिए वो लोग अंदर क्या डाल देते हैं, पन्नी डाल देते हैं। अब यहाँ पे बायोगैस प्लांट को 2 चैम्बर्स दिए जाते हैं, अपने डायग्राम में चेक करो। लेफ्ट में एक चैम्बर थोड़ा ऊपर है, हाइट में है, और राइट साइड में जो एक चैम्बर है, वो चैम्बर बोलो कहाँ पे, थोड़ा नीचे है। तो जो हाइटेड चैम्बर होता है उसे इनलेट चैम्बर कहते हैं, और जो चैम्बर नीचे होता है उसे हम लोग कौन सा चैम्बर कहते हैं, आउटलेट। कि जब टैंक भर जाएगा तो उससे अपने आप चीज़ें क्या होंगी, बाहर निकलना शुरू होंगी, वहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, चीज़ों को फिर बाद में कलेक्ट कर लेंगे।
और इनलेट चैम्बर क्या होता है? जहाँ पे हम अपना सारा कचरा, कूड़ा, काउ डंग, एनिमल डंग, ये डंग, वो डंग, ये सारी चीज़ें उठा के क्या कर देते हैं? डाल देते हैं आराम से। ऊपर से देखो एक डोम शेप का ढक्कन उसको लगा दिया गया है। ये जो डोम शेप का ढक्कन आपने लगाया है, ये डोम शेप का ढक्कन किस पर्पस के लिए है बताओ? ये उसको ढकने के लिए। क्यों भाई ढकने की आवश्यकता क्यों है, क्यों नीड है? बायोगैस तभी प्रोड्यूस होती है, जो कि हमने कल ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जब आप लोगों का एनएरोबिक कंडीशंस मिलती हैं। एनएरोबिक कंडीशंस का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए। तो अगर तुम ढक्कन नहीं लगाओगे तो ऑक्सीजन मिल जाएगी उसको, जिसकी वजह से एनएरोबिक कंडीशंस की वजह से क्या होने लगेगा? चेक करो प्रथम। एनएरोबिक कंडीशंस की ढक्कन नहीं लगाओगे तो एरोबिक कंडीशंस मिल जाएंगी, फिर बायोगैस प्लांट कभी बायोगैस प्रोड्यूस करेगा। सो देयरफॉर ढक्कन लगाना ज़रूरी है। मिल गया ना? कंटिन्यू को। करंट इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है ना स्कूल में तुम्हारे? बस वही है। अब उसके ऊपर देखो उन्होंने एक ग्रीन कलर का पाइप लगाया है, क्योंकि जैसे जैसे नीचे गैस बनेगी, गैस कभी नीचे नहीं रहती, गैस धीरे धीरे क्या होगी? ऊपर आएगी, और उस पाइप के वाया वो गैस क्या होगी? फिर बाहर निकल जाएगी। तो ये ओवरऑल तुम्हारा डायग्राम का कंस्ट्रक्शन है। अब इसके ऊपर वाले पैराग्राफ में हम लोगों को क्या क्या लिखा है थोड़ा सा हम वो मार्किंग कर लेते हैं। तो बायोगैस प्लांट के बायोगैस फ्यूल के बारे में ऑलरेडी हमने बहुत सारी चीज़ें जानते हैं। पहला कि एक चीप फ्यूल है, बराबर। इसमें आप आराम से कुकिंग कर सकते हो, किसी प्रकार की कोई स्मोक प्रोड्यूस नहीं करता कि जलाने के बाद धुआं हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है। ये किसी भी प्रकार की कोई हार्मफुल गैसेस एमिट नहीं करता कि इस पर खाना बनाने वाले व्यक्ति को तकलीफ हो रही है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। ये किसी प्रकार की कोई बदबू क्रिएट नहीं करता कि हमें ऐसा लग रहा हो कि अरे इसमें हम डंक इस्तेमाल कर रहे हैं, ख़राब सड़ी गली चीज़ें डाल रहे हैं तो बदबू आएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एकदम ही क्लीन फ्यूल है। इसके अलावा इसमें क्या बताया गया है कि बायोगैस के अंदर 55 to 60% कौन सी गैस होती है? मीथेन। और बाकी बचा कुचा इसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। फिर अब आ जाओ नीचे में। पहले तो उसने लिखा है कि बायोगैस का प्रोडक्शन एक एनएरोबिक प्रोसेस है, उसको अंडरलाइन कर लो। एनएरोबिक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। मैं आखिरी के पैराग्राफ की बात कर रही हूँ, अरे उनमें आ जाओ। आखिरी के पैराग्राफ, ये टोटल कितने स्टेप्स में होता है? 2। पहला पॉइंट इसने लिखा है कि पहले स्टेप में आपको एसिड बनाना पड़ता है, और दूसरे स्टेप में जाकर वही एसिड फिर बाद में क्या बनाता है? आपका मीथेन गैस। अब एसिड कैसे बनता है? जो भी हम लोगों ने कचरा कूड़ा डाला है, जो भी डिग्रेडेबल सब्सटेंस हमने डाला है, उस डिग्रेडेबल सब्सटेंस पे कौन अटैक करेंगे? माइक्रोब्स। भाई अगर तुम एक केले का छिलका बाहर डाल दोगे तो वो जो केले का छिलका है, वो केले का छिलका क्या करेगा? सड़ा देगा ना, उस पर्टिकुलर केले के छिलके को डिकम्पोज करेगा। हम करते हैं क्या उसको डिकम्पोज? ऑटोमेटिकली एटमॉस्फेयर में क्या पाए जाते हैं? माइक्रोब्स। वो माइक्रोब्स इसको क्या कर देते हैं? गला देते हैं, ख़राब कर देते हैं। तो जैसे ही आप उस पर्टिकुलर टैंक के अंदर अपना सारा कचरा कूड़ा डालोगे, तो जो भी आपने मटेरियल डाला है वो पर्टिकुलर मटेरियल क्या हो जाएगा? बोलो, गलना शुरू हो जाएगा, डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा। इसको कौन डिकम्पोज करने में हेल्प करेगा? माइक्रोब्स। और जैसे जैसे ये डिकम्पोज होंगे वैसे वैसे वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा? एसिड। तो ये हो गई पहली स्टेप कि माइक्रोब उस पर्टिकुलर सब्सटेंस पे अटैक करते हैं और अटैक करके क्या बनाते हैं? एसिड। और फिर दूसरी स्टेप ये हुई कि जब एसिड बन जाता है तो एसिड बन जाने के बाद वही एसिड टूटकर क्या बनाता है? मीथेन गैस, और साथ में कौन सी गैस? CO2 गैस। फिर जिसको आप कलेक्ट करके इस्तेमाल कर सकते हो कुकिंग के लिए या अलग अलग पर्पसेस के लिए, ठीक है। खत्म। तो यहाँ पे हम लोगों का मीथेन गैस और बायोगैस प्लांट ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है। कल हम लोग पढ़ेंगे फायर एक्सटिंग्विशर, बट फायर एक्सटिंग्विशर पढ़ने से पहले कल हम लोग पढ़ेंगे CO2 गैस के बारे में, यानी कि पेज नंबर 144 की पढ़ाई हम कल स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 144 में कल CO2 क्या है, CO2 की प्रॉपर्टीज़ क्या है, और उसके बाद किससे मूव करेंगे? फायर एक्सटिंग्विशर में, ठीक है। तो इसके बेसिस पे तुम्हारी लर्निंग तो ऑलरेडी हो चुकी है, कुछ नया नहीं है एक्सरसाइज में से देने का।
ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 5 का 2 और क्वेश्चन नंबर 4 का डी, इनको रिवाइज कर सकते हो। वैसे तो याद कर चुके हो आंसर, रिवीजन कर सकते हो वापस से एक बार। ठीक है, इसको अभी यहाँ रोकते हैं।